नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वैदिक संस्कृतियों के बारे में। ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृतियाँ हमने डिस्कस करी थी। उस काल का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो विभाजन था वो हमने देखा था। कैसी स्थिति और परिस्थितियाँ उस काल में रही थी वो हमने देखी थी। उस काल की जो महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ थी वो भी हमने देखी थी। महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाइयाँ थी जैसे सभा, समिति, विदत, वो भी हमने देखा था। और हमने लास्ट में देखा था कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते लोहे का आविष्कार हो चुका था और लोहे का आविष्कार जो है उसका फ़ायदा उठाकर जो है नगर बनने लगे थे, थोड़े बड़े बड़े शहर बनने लगे थे, राजा भी वैभवशाली होने लगा था, वो यज्ञ करने लगे थे। तो उसी क्रम में अगर अब हम आगे देखेंगे कि जो जन था ऋग्वैदिक काल में, जो जन था वो जनपद बना और जनपद से महाजनपद बन गए। तो आज हम डिस्कस करने जो जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाजनपद काल। उस काल में, बुद्ध के काल में अगर देखा जाए तो 16 महाजनपद अपने यहाँ हुआ करते थे। और वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, कंबोज, गांधार। वैसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम एक चित्र में देखेंगे, भी एक मैप में देखेंगे कि कौन सा जो है वो कहाँ था। वो आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे, मगर कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर बन जाए तो उसका आंसर हम उससे दे पाएँ। तो चलो डिस्कस करते हैं। आज शुरू करते हैं महाजनपद काल। तो ईसा पूर्व की जो 6ठी शताब्दी जो थी, उस काल में क्या हुआ था कि भारत के इतिहास का वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था और उसी लोहे के आविष्कार की वजह से बड़े बड़े शहर बनने लगे, बड़े बड़े राज्य बनने लगे। तो उस काल में क्या था, इस काल में यज्ञ प्रधान धर्म की अवनति होने लगी थी। हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में कि यज्ञ प्रधान धर्म जो है वो बनने लगा था। जो धर्म था वो कर्मकांड और अनुष्ठानिक यज्ञ जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। तो जो लोहे की खोज इस काल में हुई, उसने एक नवीन कृषि प्रणाली का विकास किया। भाई उससे पहले क्या था कि अगर हल होंगे तो किसके रहे होंगे? लकड़ी के रहे होंगे या किसी दूसरे धातु के रहे होंगे, वो इतने मजबूत नहीं रहे होंगे। तो जो लोहे के हल उसका इस्तेमाल हुआ और जो कृषि प्रणाली थी उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आ गया। उसकी वजह से जो अधिशेष उत्पादन हुआ, उससे क्या हुआ? बड़ी बड़ी बस्तियों का प्रादुर्भाव होना जो है वो शुरू हो गया। बड़ी बड़ी बस्तियां, मगर मतलब जो है नगर और जो शहर जो है बड़े बड़े वो बनने लगे। इसी कारण से भारतीय राजनीतिक पटल पर क्या हुआ? महाजनपद जो है उनका उदय हो गया। महाजनपद जो हमने देखे अभी उनका, अब हम देख लेते हैं कि कौन सा महाजनपद जो है उसकी स्थिति क्या थी। अगर भारतीय हम मैप में देखें तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है पूरा, परंतु एक रफली आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि ये अंग और मगध यहाँ है आज के बिहार के पास में, ये अश्मक जो है ये यहाँ है, ये अवंती यहाँ है, कंबोज यहाँ है, गांधार यहाँ है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट बन गया था कि बुद्ध जो है उनका जो है संबंध कौन कौन से महाजनपदों से या जनपदों से रहा है, तो उसमें दे दिया था कि कंबोज, गांधार ऐसा दे दे। तो बुद्ध जो है वो मगध और यहाँ थे, तो वो कंबोज और गांधार इतनी दूर नहीं जाएंगे। तो अगर आपको ये पता होता कि कंबोज और गांधार कहाँ हैं, तो आप ये चीज़ वहाँ पर एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये जो है आप ये देख लेना मैप एक बार पॉज करके। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, यानी कि उत्तर वैदिक काल जो था उसके समाप्त होते होते, उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था, उस काल में लोहे का आविष्कार हो गया था। तो गंगा और यमुना का जो दोआब है और जो बिहार है वहाँ पर क्या होने लगा? लोहे का प्रचुर उपयोग होने लगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया? अधिशेष उत्पादन अपने यहाँ भारत में होने लगा। और उसके परिणाम स्वरूप जो उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे वो अब क्या हो गए? महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। ये ऋग्वेद काल में क्या थे? ये जन, ऋग्वेद में जन का उल्लेख आया है। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए? वो जनपद। और अब आते आते वो क्या हो गए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आते आते वो क्या बन गए? महाजनपद बन गए। देखिए ये ऋग्वेद में जो है वो जनों का उल्लेख हुआ ही है। और सर्वप्रथम जन शब्द का प्रयोग, जनपद शब्द का प्रयोग किस में मिलता है? ब्राह्मणों में ही मिलता है। ब्राह्मण क्या थे? तो वो वेदों के जो आगे उनको जो अंग थे वो बनाए गए थे, वो इनके ये ब्राह्मण थे। तो इससे पता चल लगता है कि जनपदों का उदय हुआ वो किस काल में हुआ? ब्राह्मण काल में
हुआ। ये ब्राह्मण जो आज के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब ये जो है वह वेदों के बाद में रचे गए ये साहित्य हैं ये ब्राह्मण। तो महात्मा बुद्ध जो है उनके काल में कितने थे? 16 महाजनपद जो है भारत में हुआ करते थे। कौन से 16 महाजनपद? जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। अब हम देखेंगे कि महाजनपद जो थे वो क्यों बने, उनके उदय के कारण क्या रहे होंगे उनके पीछे, वो हम एक वन बाय वन समझते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण तो क्या हो गया कि इस काल में जो है वो आर्थिक परिवर्तन जो है वो महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन इस काल में हुए। क्या महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन हुए? एक तो जो कृषि प्रक्रिया जो थी उसमें नवीन आर्थिक परिवर्तन हो गए। कैसे? उसमें लोहे का प्रयोग होने लगा, तो हल वगैरह जो थे उनसे जुताई अच्छे तरीके से होने लगी, तो अधिशेष उत्पादन होने लगा। तो एक ये आर्थिक परिवर्तन आया। ठीक है, जो खेती थी वो कैसे होगी? समन्वित कृषि होने लगी और अधिशेष का उत्पादन उसमें होने लगा। फिर क्या हुआ? जब ये ऐसा हुआ, अधिशेष का उत्पादन हुआ, तो जो कबीलाई तत्व जो थे उसको क्या हुआ? वो कमज़ोर पड़ गए और क्षेत्रीयता की भावना का विकास होने लगा। और इसी क्षेत्रीय भावना की विकास के कारण क्या हो गया? क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा। चलो, तो इसका अब देखते हैं हम आगे कि ये ऐसे तो हो गए, जो महाजनपद जो थे उनका उदय हो गया। फिर इन सब महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा जनपद था? तो वो था मगध। मगध जो जनपद था वो सबसे शक्तिशाली इनमें हुआ। तो ऐसा क्या था कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ और क्या कारण उसके पीछे रहे होंगे? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मगध जो है उसमें कौन कौन से वंशों ने शासन किया, क्योंकि उसके उदय के पीछे और उसके उत्कर्ष के पीछे वहाँ पर शासन करने वाले जो राजा थे उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो हम मगध के सबसे पहले राजवंश देख लेते हैं कि मगध में कौन कौन से राजवंश ने जो है वो शासन किया था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बृहद्रथ वंश एक आता है, तो उसने शासन किया था सबसे पहले मगध पर। उसके बाद में आता है हर्यक वंश। इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद रख लेंगे। जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, बस इतनी ही आपको याद रखनी है। इससे ज़्यादा आपको राजाओं के बारे में ज़्यादा याद रखना नहीं है। तो जो हर्यक वंश है इसका शासक जो था, सबसे शक्तिशाली शासक और जो प्रतापी राजा था वो कौन था? बिंबिसार। यहाँ पर दो राजा हैं, एक बिंबिसार एक बिंदुसार। बिंदुसार जो है बिंदुसार जो है ये कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के पिता हैं। तो ये और ये वो दोनों अलग हैं। सॉरी, ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता नहीं, ये अशोक के पिता हैं और ये बिंबिसार हैं। तो सबसे पहले जो बिंबिसार थे उन्होंने क्या किया? राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना करवाई। और जो मगध था उसकी पहली राजधानी कौन सी थी? ये राजगृह ही उसकी राजधानी हुआ करती थी। और उसने अपने आप को जो है ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उसने क्या किया? वैशाली और कौशल जो देश थे उस काल में, जनपद थे, महाजनपद थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया? वैवाहिक संबंध बनाए। तो ये वैवाहिक संबंधों वाली रणनीति जो है वो इतिहास में हमेशा से होती आई है। अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए ये होता आया है। और ये जो है बुद्ध से मिलने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया था। किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि इनमें से अगर मगध जो है वो सफल क्यों हुआ, तो मगध की सफलता के कारण अगर हम देखें तो जो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे योग्य शासक जो है मगध को मिले। ये बहुत ही योग्य शासक थे, बहुत ही महान और वीर शासक ये हुए थे। फिर क्या था कि जो गंगा जो थी उसके ऊपरी और निचले मैदानों में ये मगध मुख्य रूप से बसा हुआ था। तो यहाँ क्या होता था कि खेती भी बहुत बढ़िया होती थी और व्यापारिक रूप से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि नदी जो थी उससे व्यापार जो है वो आसानी से कर सकते थे। और इस नदी का जो मैदान था उसमें बहुत ही बढ़िया खेती यहाँ होती थी। फिर घने जंगलों के कारण यहाँ इनको हाथी और लकड़ी प्राप्त हो जाती थी, इमारती लकड़ी इनको प्राप्त हो जाती थी और हाथी इनको मिल जाते थे। इसलिए जब हाथी इनको मिल गए तो आस पड़ोस के जो दूसरे जो महाजनपद थे उनकी अपेक्षा में ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। फिर खनिज संसाधनों, विशेषकर लोहा, क्योंकि लोहे का जो है इस काल में महत्व बहुत बढ़ गया था, तो लोहे की प्राप्ति और जो खनिजों की प्राप्ति जो है इनको होती रही, क्योंकि आज का मगध जो था ये बिहार झारखंड वाले इलाके में तक ये फैला हुआ था, तो वहाँ से इनको अच्छी खासी खनिजों की प्राप्ति भी होगी। फिर लोहे का प्रयोग इन्होंने बहुत जमकर लोहे का प्रयोग किया। कैसे किया? क्योंकि इनके पास लोहा जो था और लोहे जैसे खनिजों की प्राप्ति इनको होती थी और इनके पास वो उपलब्ध थे और विस्तृत उपजाऊ इनके पास मैदान थे और प्राकृतिक सुरक्षा भी इनके पास थी। जैसे राजगृह है, तो राजगृह जो है वो
पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और बाद में जो इनकी राजधानी हो जाती है मगध की, वो हो जाती है पाटलिपुत्र। और जो पाटलिपुत्र है वो भी सोन और गंगा नदियों से घिरा हुआ था, तो उनको एक प्राकृतिक सुरक्षा भी प्राप्त थी। तो इस वजह से जो है मगध सभी महाजनपदों में सबसे ज़्यादा सफल हो पाया। उसके बाद में हम राजा देखते हैं, वो देखते हैं अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु को इनको क्या कहा जाता था, कुणिक भी इसे कहा जाता था। और यह घोर साम्राज्यवादी था, यानी कि ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था किसी भी कीमत पर। उन्होंने क्या किया, कौशल, काशी और वज्र संघ पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वैशाली के जो लिच्छी थे उनको भी उन्हें युद्ध में इन्होंने पराजित किया। और उन्होंने किस जो है युद्ध में कौन से हथियार का और उपकरणों का इस्तेमाल किया, तो महाशिला कंटक और रथ मूसल का इन्होंने इस्तेमाल किया। ये रथ मूसल कैसे थे, जो तो आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो जो भल्लाल देव जिस पे ऊपर बैठ के जाता है वो रथ मूसल वैसा ही कुछ था। और ये महाशिला कंटक जो पत्थर फेंकने वाला ऐसा कुछ रहा होगा। बाद में क्या हुआ, वो बुद्ध के विरोधी था अजातशत्रु प्रारंभ में, परंतु बाद में वो क्या हो गया, बुद्ध का अनुयायी बन गया। ये पहले उनका विरोधी था बुद्ध का, मगर बाद में उनका ये अनुयायी बन गया। हमें कैसे पता चला कि ये बुद्ध के अनुयायी बन गए, क्योंकि जो भरहुत स्तूप है उसकी वेदिका के ऊपर जो है अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि जो अजातशत्रु है वो पहले विरोधी था, परंतु बाद में बुद्ध का अनुयायी बन गया था। और इसके काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि राजगृह जो है उसमें 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलन इसका कर दिया गया था। ये विनय पिटक और ये सुत्त पिटक क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हम अगले चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि बुद्ध की शिक्षाओं का जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है उसमें संकलन कर दिया गया था। कौन सी बौद्ध संगीति में, प्रथम बौद्ध संगीति में, जो कि राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। यह आपको अवश्य ही याद रख लेना है। उसके बाद में आता है उदयन। तो उदयन ने क्या किया कि गंगा और सोन नदी के संगम पर इसने पाटलिपुत्र नाम का नगर इसने बसा दिया। और ये क्या था, ये एक जैन मतावलंबी था। कालाशोक और ये जो थे ये क्या थे, अपने अजातशत्रु ये बौद्ध जो है वो मतावलंबी थे। परंतु अगर ये देखा जाए तो ये कौन था, उदयन जो था एक जैन मतावलंबी रहा था। उसके बाद जो है आता कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में इसका एक शासक हुआ था शिशुनाग। इसके काल में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो है वो नहीं हुए, तो वो हमें याद रखने की आवश्यकता इस काल में नहीं है। फिर उसके बाद में आया कालाशोक। तो कालाशोक जो है इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। एक इसके काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। और दूसरा क्या हुआ, कालाशोक के काल में ही दूसरी बौद्ध संगीति जो थी उसका आयोजन किया गया। और इस दूसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, बौद्ध जो संघ था वो स्थविर और महासंघिक के रूप में इसमें बट गया था। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कालाशोक के काल में। एक तो पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बनाया, दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो कालाशोक के काल में ही आयोजित की गई थी। उसके बाद में जो आता है सबसे महान वंश कौन सा, नंद वंश। और इस नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। और इस महापद्म नंद के बारे में ऐसी कहावतें ऐसी प्रचलित है कि महापद्म नंद जो था इसके जो पिता थे वो एक नाई थे। और उनका जो है संबंध जो था वो कालाशोक की रानी से हुआ करता था। और उसी ने यानी महापद्म नंद के पिता ने ही एक एक करके कालाशोक के जो सारे पुत्र थे उनका वध कर दिया था। तो फिर इनका शासन आया, नंद वंश का शासन आया। तो इसका संस्थापक कौन था, महापद्म नंद था। और इससे जुड़ी हुई कुछ जो कहावतें, जो दंत कथाएं प्रचलित है वो भी हमने देख ली। और महापद्म नंद के कितने पुत्र थे, 8 पुत्रों में से जो अंतिम पुत्र था धनानंद, वो सिकंदर का समकालीन था। और ये धनानंद जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। जिस समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय मगध का राजा कौन था, धनानंद ही था। और धनानंद के ही दरबार में विष्णुगुप्त चाणक्य जो थे वो धनानंद के दरबार में ही जाते हैं सहायता मांगने के लिए, क्योंकि तक्षशिला से वो थे
विष्णुगुप्त, और वहाँ पर आक्रमण हो गया था सिकंदर का। तो ये सहायता मांगने के लिए धनानंद के दरबार में आते हैं और ये धनानंद उनका अपमान करता है, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से वो धनानंद को जो है वो पदच्युत कर देता है और मगध पर कब्जा कर लेता है। उसी के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन शुरू होता है। तो धनानंद के काल में ही जो है वो पश्चिमी तट पर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था, और धनानंद का विनाश किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही उसका विनाश किया था। क्यों किया था? क्योंकि चाणक्य का अपमान किया था धनानंद ने, तो उसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, और राजा बना के फिर उससे अपना बदला लिया। ठीक है, अब ये कुछ जो है ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ वगैरह हैं जो उस काल में प्रचलित थी। ऐसे सवाल एग्जाम में बन जाते हैं कि ये रज्जुग्राहक कौन होता था, द्रोण मापक कौन होता था, दुग्ध धन कौन होता था, या आकाशिया या तुंदिया कौन होते थे। तो इनके बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी रख लेनी है। रज्जुग्राहक कौन होते थे? ये होते थे भूमि की माप करने वाला अधिकारी जो था वो होता था रज्जुग्राहक, और मतों की गणना करने वाला अधिकारी क्या कहता था? शलाका ग्राहक। और द्रोण मापक कौन था? जो अनाज के तौल का निरीक्षण करता था वो था द्रोण मापक। और ये दुग्ध धन क्या होता था? तो दुग्ध धन एक प्रकार का कर होता था जो कि राजा के पुत्र के जन्म के अवसर पर लिया जाता था। अगर राजा का पुत्र पैदा हुआ है तो उसके जन्म के अवसर पर दुग्ध धन जो है इस नाम का एक कर लिया जाता था। और ये आकाश और तुंदिया जैसे अधिकारी जो थे ये बलपूर्वक कर वसूली करते थे। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हमने इससे संबंधित देख ली कि उस काल में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ प्रचलित थी। ऐसे सवाल एग्जाम में बन जाते हैं कि ये जो है प्राचीन काल के संबंध में ये कौन था, तो ऐसे वो जो है सेंटेंस बना देते हैं और इससे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत पर उस काल में विदेशी आक्रमण कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए। तो सबसे पहले अपने भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ वो हुआ ईरानी आक्रमण। सबसे पहले ईरानियों ने अपने ऊपर आक्रमण किया। और ईरान में कौन से साम्राज्य का शासन था? तो हकामनी साम्राज्य जो था उसका शासन जो था ईरान में हुआ करता था। तो हकामनी साम्राज्य के जो शासक थे तो जो डेरियस या दायर बाहु प्रथम जिन्हें कहा जाता था उन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया और जो है भारत में अपनी जो है वो उपनिवेश भी स्थापित वो करने में कामयाब हो गए। तो हुआ क्या कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत की जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसने ईरानी शासकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। राजनीतिक अस्थिरता कैसे थी? क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में मगध जैसा कोई एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। उस काल में वहाँ पर छोटे छोटे राजा हुआ करते थे कबायली, और उनको सिर्फ अपने राज्य से मतलब था, दूसरे राज्य से मतलब नहीं था। उनमें क्षेत्रीयता की भावना प्रबल थी क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र पर ही शासन करते थे, उसी से उनको मतलब था। कोई बड़ा साम्राज्य मगध जैसा वहाँ पर नहीं हुआ करता था। तो इस आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ? भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा, जिससे क्या हुआ? भारत और ईरान के बीच में व्यापार को भी बढ़ावा मिला। और ईरानी लिपिकार जो है वो भारत में लेखन का एक खास रूप लेके आए, जिसे आगे चलकर हम क्या बुलाते हैं? खरोष्ठी लिपि, है ना। अशोक के काल में खरोष्ठी लिपि और ये अरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये लिपियाँ पाई जाती है। तो जो खरोष्ठी लिपि जो थी वो कौन लेके आए थे? ईरानी लिपिकार ही भारत में लेकर आए थे। और जो अशोककालीन जो स्मारक जो बने उस पर जो घंटे का आकार का जो गुंबज बना हुआ है ना, वो भी कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों से ही प्रभावित है। जो उल्टा घंटे का आकार का जब हम अशोककालीन पढ़ेंगे, मौर्यकालीन साम्राज्य पढ़ेंगे, उस काल की आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तब हम ये देखेंगे कि वो जो घंटे का आकार का गुंबज बने मिलेगा आपको ऐसे उल्टा, वो कहाँ से आपको मिला हुआ है? वो ईरानी जो आक्रमण है या ईरानी जो कला संस्कृति है उसी से वो प्रभावित है। और आगे क्या है? जो अशोक के राज्यादेश हैं और जो उनकी प्रस्तावना शुरू होती है उस पर भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे उसमें देवनाम पिए दस्सी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें, और भी उनकी प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल होते थे वो भी प्रभावित एक तरीके से हमें मिलते हैं। फिर जो डेरियस प्रथम जो था उसने गंधार और पंजाब को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। डेरियस प्रथम या दाहिर बाहु प्रथम जो थे ईरानी शासक था, ये उसने पंजाब और गंधार को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। तो ये तो हो गया ईरानी आक्रमण। और ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप भारतीय कला और संस्कृति पर और भारतीय लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी हमने इसमें समझ लिया। अब हम देखेंगे कि यूनानी आक्रमण हुआ, उसके क्या प्रभाव हुए, कैसे यूनानी आक्रमण हुआ वो भी हम इसमें देखते हैं। तो जो ईरानी लोग भारत में आए और ईरानी लोगों के जो लोग हैं उनसे ही
भारत की जो वैभव और की संपन्नता जो थी उसका पता जो यूनानी लोगों को पता लगा, किसकी वजह से, ईरानी लोगों की वजह से उनको पता लगा। तो वो भी फिर ललचाए कि जब इतना वैभवशाली भारत है तो हमें भी आक्रमण उसके ऊपर करना चाहिए। तो जो मकदूनियावासी सिकंदर ने हकामनी जो सम्राट था डेरियस तृतीय उसको परास्त कर दिया और एक लंबे अभियान के बाद हिंदू कुश का दर्रा उसने पार करा और उत्तर पश्चिम भारत में उसने प्रवेश कर लिया। कब? 326 ईसा पूर्व में उसने ईरानी साम्राज्य को हराया और हरा कर किधर आ गया वो? उत्तर पश्चिम भारत में उसने आके हमला कर दिया। कब? 326 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले जब वो आया तो तक्षशिला का राजा कौन था? आंभी। तो जो सिकंदर की सेना और सिकंदर की महानता और उसके शूरवीरता को देखते हुए आंभी ने पहले ही घुटने टेक दिए और आंभी को जो है बिना किसी ज़्यादा उसके फोर्स के या बिना किसी युद्ध लड़े ही आंभी ने अपने आप को जो है अपने आप परास्त मान लिया और जो सिकंदर था उसके सामने घुटने टेक दिए। परंतु झेलम के पास में एक और साम्राज्य था जिसका राजा था पोरस। परंतु पोरस जो है उसने हथियार नहीं डाले और अंतिम जो है वो जब तक उसकी शक्ति थी तब तक वो लड़ा और अंत में जो है पोरस को पकड़ लिया जाता है। और पोरस को पकड़ लिया जाता है तो उसके बारे में ये प्रचलित है कहावतें कि जब पोरस को पकड़ के सिकंदर के दरबार में पेश किया गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि बोलो हम तुम्हारे साथ जो है क्या सलूक करें, क्या सलूक किया जाए तुम्हारे साथ। तो पोरस ने कहा कि मैं एक राजा हूँ और मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए, वही सलूक किया जाए जो एक महान राजा के साथ किया जाना चाहिए। तो इसकी बहादुरी और उसकी ये वाकपटुता और इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर जो है सिकंदर ने पोरस को वापस अपना राज्य वो लौटा देता है और वो एक सहायक जो है और एक मित्र राज्य के तौर पर सिकंदर के काम करने लग जाता है पोरस। परंतु व्यास नदी के तट पर जो है आगे आकर सेना जो है सिकंदर की उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। व्यास नदी के तट पर आ गई सेना सिकंदर की, उसके बाद में सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उनको लड़ते लड़ते 10 साल हो गए थे, क्योंकि वो अपने जब सैनिक घर से निकले फिर उन्हें ईरानियों को हराया, ऐसे करते करते भारत तक आते आते उनको 10 साल बीत गए थे। तो वो घर से भी बाहर थे, उनको घर की भी याद सता रही थी। फिर भारत की जो आबो हवा थी वो बहुत गर्म थी तो इसकी वजह से भी वो परेशान थे, बीमार भी वो होने लगे थे। फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये सुन रखा था कि जो है इस व्यास नदी के आगे उधर जो है वहाँ पर एक बहुत ही महान शक्ति है और ये महान शक्ति किसकी ओर इंगित करती है? जो धनानंद है उस काल में राजा, तो ये मगध की ओर ही संकेत है कि एक बहुत महान शक्ति है जिससे हम जीत नहीं पाएंगे। और वैसे भी उन्होंने जो है भारतीय योद्धाओं का शौर्य जो है वो पोरस जो है उसके साथ लड़ाई में देख लिया था। तो ये इन्होंने आगे बढ़ने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया। तो बड़ा ही दुखी होकर सिकंदर ने उस काल में कहा था कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। ऐसा उन्होंने बड़े ही दुखी होकर सिकंदर ने उस काल में कहा था। और ऐसा क्या हुआ कि जो बंदा किसी से नहीं हारा, जो राजा किसी से अब तक नहीं हारा, वो अपने ही लोगों से इस काल में हार गया। तो वो व्यास नदी के तट से ही सिकंदर वापस लौट जाता है और जब वो वापस लौट रहा होता है तो बेबीलोन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उसको मलेरिया ऐसा हो गया था, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। तो ये तो था एक महान राजा सिकंदर और एक ये थे महान राजा पोरस, इनकी एक कहानी थी। फिर देखें तो ये सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या क्या हुए भारत के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये जो सिकंदर था ये प्राकृतिक इतिहास और भूगोल इसमें बहुत ही ये रुचि रखता था। तो इसकी वजह से इसने क्या किया, समुद्री मार्ग और जो स्थल मार्ग हैं वो खोजने के लिए अपने दूत इसने भेजे। तो उसके दूतों ने 4 अलग अलग मार्ग जो है वो खोजे जो भारत और यूनान के बीच में संबंध बना सकते थे। तो न स्थल मार्गों और जल मार्गों के रास्ते इन्हें खोल दिए। भारत और यूनान के प्रत्यक्ष इसकी वजह से संपर्क स्थापित हो गए और यहाँ पर यूनानी उपनिवेश भी स्थापित हो गए भारत में। आगे देखते हैं सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए थे उनकी सामग्री से हमें इतिहास का जो तिथि क्रम है, अपने यहाँ सबसे पहले ये होता था कि हमारे जो इतिहासकार उस काल में हुआ करते थे या जो भी हमारे जो ग्रंथ मिले हैं वो जो है वो तिथि जो है वो अंकित नहीं करते थे अपने इतिहास में। परंतु ये जो यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ आए ये लोग जो है वो तिथि क्रम अंकित
किया करते थे, तो हमें जो है तिथि क्रम का जो है निश्चित आधार उस इनके इतिहासकारों की वजह से हमें प्राप्त हो गया। फिर क्या होता है कि उस काल में हमारे भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी वो भी हमें उनके ग्रंथों से पता लग जाता है। जैसे कि हमें सती प्रथा के बारे में, गरीब माँ बाप द्वारा अपने लड़कियों को बेचने के बारे में, और उस काल में पश्चिमोत्तर भारत के जो उत्तम नस्ल के गाय और बैल थे उसके बारे में भी हमें पता लग जाता है। कैसा पता लगता है? जो इतिहासकार उनके साथ आए थे, जो सिकंदर के साथ इतिहासकार आए थे, उन इतिहासकारों की वजह से हमें पता लग जाता है। फिर क्या हुआ, भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलुक शैली के सिक्के जो है अपने यहाँ भी प्रचलित हुए, और ये छत्रप प्रणाली को भी अपनाया गया। ये छत्रप क्या होते थे? छत्रप जैसे होते थे कि एक राज्य के अलग अलग ये आप इनको कह सकते हैं कि जैसे कि छोटे छोटे सामंत के जैसे ये होते थे। इनमें एक अपने बहुत बड़े राज्य में छोटे छोटे राज्य थे, तो राज्य को छत्रपों में बांट दिया जाता था। तो ये जो छत्रप प्रणाली है वो भी हमने इन्हीं यूनानियों से अपनाई। और ये जो चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त ने भी सिकंदर की जो सैन्य तंत्र था उसके कार्य प्रणाली को देख रखा था। तो वो कार्य प्रणाली को जो है वो चंद्रगुप्त ने भी अपनाया था जब उसने मगध पर हमला किया था और धनानंद को जो है वो पदच्युत या जब मगध से हटाया था, मगध को जीता था, तो उसके सैन्य तंत्र की कार्य प्रणाली जो है उसको भी अपनाया गया। और जो भारतीय जो कला थी, कौन सी? गांधार कला। ये गांधार कला क्या है, मथुरा कला क्या है, ये कला के बारे में भी हम जो है, ये मूर्ति कला की कलाएँ हैं वो भी हम देखेंगे आगे। और नक्षत्र विज्ञान जो है उसके ऊपर भी यूनानी प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है। तो आज का जो है लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने देखा 16 महाजनपद, उनमें जो है मगध सबसे शक्तिशाली हुआ। हमने कुछ जो है वो मगध के महत्वपूर्ण राजवंश भी देखे, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ईरानी और यूनानी आक्रमण हम पर हुए। तो ये आज हमने यहाँ तक देखा, और उन ईरानी और यूनानी आक्रमण के जो है प्रभाव भारत पर क्या क्या हुए, कला के बारे में देख सकते हैं, संस्कृति के बारे में देख सकते हैं, वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव उसके पड़े वो हमने देखा। आगे के जो है मगध के जो राजवंश हैं, जैसे कि मौर्य राजवंश आएगा उसके बाद में, वो मौर्य राजवंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम जो जैन और बौद्ध धर्म है उसके बारे में, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, कि जैन और बौद्ध धर्म जो है कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, जैन धर्म की जो है इसकी स्थापना किसने करी, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी, इनके महत्वपूर्ण जो संदेश क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से इनके संप्रदाय है जो हैं, कौन कौन से इनमें संघ बने हैं, वो सब इनमें हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं समाप्त। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ये आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और वहाँ पर आप जाइए और PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बेशक आप जो है निसंकोच हमें बताइए, वो हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।